दे रहे हैं। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक पत्रकारों का पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी, हमारे साथ हैं राजेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ स्टूडियो से हैं हमारे सहयोगी सुनील तिवारी जी। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। ऐसा लगा कि बिल्कुल टफ, और अभी भी चल रहा है। अनेक प्रकार के कयास लगाए जाने लगे हैं। एक तरफा कुछ नहीं है। बीजेपी की दिल्ली और लखनऊ में बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस की बैठक हो रही है, और चिंतन और मनन किया जा रहा है कि हम आगे कौन सी रणनीति अपनाएं। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी को 400 पार और जो 370 का लक्ष्य था और यूपी में मिशन 80 का, वो पूरा नहीं हो पाया। उसी प्रकार से अगर देखें तो हमारे जो अन्य दल थे उन्होंने जो लक्ष्य बनाए, जो उन्होंने टारगेट बनाए, वो भी पूरे नहीं हो पाए। मसलन कहने को तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा को एक अच्छी खासी बढ़त उपलब्धि मिली है, लेकिन अगर यूँ भी देखा जाए तो खड़गे ने कल ही कहा था कि 295 प्लस हम लेकर के आएंगे। वहाँ तक अभी ये नहीं पहुँच पा रहे। उसी का जोड़ गांठ जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके कई बिंदु हैं। 400 पार नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? अगर मिशन 80 फेल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात ये भी है, आज ये भी सिद्ध हो गया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के ही जाता है, और यूपी ने ब्रेक लगा दिया। आप कह सकते हैं कि नहीं, एनडीए गठबंधन को तो पूर्ण बहुमत मिला। नहीं, बीजेपी ने जो पूर्ण बहुमत का दावा किया था वो नहीं मिला, और अभी फिलहाल मिलता भी नहीं दिख रहा है। इस चर्चा में मैंने अपने सभी सहयोगियों का परिचय कराया, लेकिन सबसे पहले हम अपने सुनील तिवारी से कहूँगा, जो कि आज सुबह से रिजल्ट्स का अपडेट कर रहे हैं। मैं उनसे खास तौर से कहूँगा कि बताएं कि यूपी में इस समय क्या चल रहा है। देखिए रमेश जी, आपने कहा था कि जिस प्रकार चुनावों ने हलचल पैदा करी, तो वाकई में हलचल पैदा करी है। इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, मुझे लगता है कि जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के 80 सीटों में लोकसभा चुनाव नतीजे आए या रुझान आए, उनमें 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है या जीत चुकी है। इसके बाद भाजपा जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आती है उत्तर प्रदेश में, जो 33 सीटों पे आगे चल रही है या चुनाव जीत चुकी है। थर्ड नंबर कांग्रेस का आता है, जो 7 सीटों पे आगे चल रही है या कुछ सीटों पे जीत चुकी है। इसके बाद फिर वो अपना दल भी आती है, रालोद भी आती है, जो 2 सीटों पे आगे चल रही है और जीत चुकी है। और नगीना से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर की, वो चुनाव जीत चुके हैं। तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, और अखिलेश यादव का कद इस प्रदर्शन के बाद और बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कद और बढ़ेगा। राजू, ये बताइए राजेश जी कि जो ये परिणाम आए हैं, हालांकि आपका आकलन भी इस दिशा में काफ़ी कुछ कह रहा था, लेकिन अब ये जो परिणाम आए हैं ये क्या सिद्ध कर रहे हैं? खास तौर से जो हमारी मोदी सरकार है, या यूँ कहें कि बीजेपी है, उसके बारे में क्या प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं? क्या होगा अब? क्या सरकार कैसे बनेगी? ये भी एक चिंता का विषय है। किसी तरह से ये एन प्रकारेण बना लेंगे, है ना। और जो यूपी का है, आप देखिए परिदृश्य देख लीजिए। पूर्वांचल भी बीजेपी हारी, अवध भी हारी, रोहेलखंड में थोड़ा सा इनको गेन क्या हुआ, थोड़ी सी लाज बची है। बुंदेलखंड भी ऑलमोस्ट हार गए। पश्चिम यूपी में भी बहुत करारी शिकस्त मिली है।
तो इनकी जो प्लानिंग क्या था, ये जो इन्होंने टिकट दिए, जो पुराने टिकट जिनको दिए गए, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसिव थी। भाजपा के और आरएसएस के तमाम जो कैडर बेस लोग थे वो चुपचाप घर बैठ गए और उन्होंने कहा जब जीत ही रहे हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है, 400 आ ही रहे हैं। तो ये एक पैमाना था, इसमें बहुत लॉस हुआ है। पूरी प्लानिंग जो है वो मुझे लगता है कि भाजपा की बहुत खराब प्लानिंग थी, और इसको ये कह लीजिए कि मैं बहुत था, अति आत्मविश्वास जो है उन्हें ले डूबा है। अब आगे क्या सिचुएशन बनेगी, अगर यही दृश्य रहा तो 2027 भी भाजपा के लिए बहुत 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 मुश्किल है। कांग्रेस और सपा जो है वो अपना अलायंस जारी रखेंगे और मिलकर इनको शिकस्त देंगे, और उसी दिशा में ये चल रहा है। और सबसे बड़ी इनकी हार की वजह अग्निवीर योजना है। युवाओं ने इनको 70% 75% वोट नहीं दिया है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पोलराइजेशन तो एमवाई का हुआ है, लेकिन तो क्या आप ये मानते हैं कि केवल बहुत राजेश जी, आपने बताया कि टिकट ऐसे दे दिए जिससे जनता में रोष था। मेरा कहने का मतलब है कि प्लानिंग आपने कहा गलत, तो प्लानिंग करने में तो अमित शाह नंबर 1 के माने जाते हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है। मोदी का कोई जोड़ नहीं है। वर्मा जी, अगर हम प्लानिंग की बात करें तो एक आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं जी। गाजीपुर में पारसनाथ राय को इन्होंने टिकट दिया है जी, जबकि इनका इंटरनल सर्वे ये कह रहा था कि मनोज सिन्हा के बेटे को टिकट दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया? जबकि ये बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है कि पार्टी ने जो सर्वे किया उसमें केवल एक ही नाम था, लेकिन आपने नहीं दिया। इस तरह तमाम सारे टिकटों की, अकबरपुर में टिकट बदलने की बात हो रही थी, फतेहपुर में टिकट बदलने की बात हो रही थी, कैराना में बदलने की टिकट बात हो रही थी। इन्होंने वो टिकटें नहीं बदली है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। प्रत्याशियों का एंटी इनकम्बेंसिव बहुत प्रभावी रहा है और उसका अखिलेश ने फायदा उठाया। अखिलेश ने, आप देख लीजिए ना, 4 मुसलमान 5 यादव के अलावा सारे टिकट जो हैं वो जातिगत आधार पे दिए। तो जातीय समीकरण तो एकदम हावी हो गया है, वो एक अलग पहलू, लेकिन उसने गेम प्लान उनका बेहतर था भाजपा से, इसलिए उन्हें सफलता मिली है और भाजपा को। ठीक है अनूप, ये बताइए कि जो प्लानिंग की गई और उसका जवाब देने के लिए जो नीति अखिलेश ने अपनाई, पीडीए को लेकर के अपनाया, कैंडिडेट्स जिस समय बदले जा रहे थे लगातार तो लोग कह रहे थे ये तो रोज कैंडिडेट बदला करते हैं, और बीजेपी और लोक दल वाले तंज कस रहे थे कि अंतिम दिनों तक। तो क्या अखिलेश की अपनी रणनीति कुछ ऐसी रही जिसमें वो सफल हो गए, नंबर 1? और भारतीय जनता पार्टी की कौन सी इतनी बड़ी चूक थी? इतनी बड़ी पार्टी, विश्व स्तर की पार्टी, बड़े बड़े दिग्गज नेता, और उसके बावजूद यूपी में जैसी हार हुई है, वो अपने में आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वर्मा जी, एक कहावत है, रपट पड़े तो हर गंगा। तो ऐसा कोई मौजूदा समय में कोई ऐसा चाणक्य नहीं है, कोई ऐसा रणनीतिकार नहीं है। माहौल होता है, एक लहर होती है, उसमें जो भी चीज़ें बन जाती हैं, जो भी निर्णय ले लिए जाते हैं, वो सफलता ऑटोमेटिकली सफलता की तरफ जाते हैं। एक माहौल बना होता है। ये एक ऐसा समय था जिसमें वास्तव में किसी भी नेता के चाणक्य होने की परीक्षा थी, क्योंकि बिल्कुल शांत चुनाव था। बहुत सही कही, बहुत शांत चुनाव था। और इस शांत चुनाव में कैसे गोटे बिछाई जाएं, कैसे चीज़ें की जाए, उसका ही असर आना था। ठीक है, अखिलेश यादव ने तमाम चीज़ें बदली, तमाम टिकट बदले, निर्णय बदले, लेकिन बात वही है कि शांत चुनाव था। अंडर करंट एक नाराज़गी थी महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेकर, जिसको कि मतलब तमाम जो चुनाव के बाद जो आकलन करने वाले लोग होते हैं, जिसको नहीं समझ पाए या समझना नहीं चाहते थे कि उनको वो मोदी का चेहरा इतना हावी था। और वास्तव में बात सही थी कि मोदी का चेहरा इतना हावी था सब जगह पे कि उनको लगता था कि मोदी के चेहरे के सामने ये सब चीज़ें नल एंड वाइट हो जाएंगी, जो नहीं हो पाई। तो वो सब चीज़ें जो हुई, अब उसका जैसे पिछले 2 चुनावों में अच्छे रणनीतिकार होने का फायदा अमित शाह जी को मिला था,
वैसे इस चुनाव में बहुत अच्छी रणनीतिकार का सेहरा अखिलेश यादव के ऊपर बन गया। बात वही थी कि उस समय एक लहर थी जिसने सबको जिता दिया, इस समय एक लहर थी जिसने अखिलेश यादव के हर निर्णय को सही साबित कर दिया। लहर तो नहीं थी कि लहर इन द सेंस कि मतलब एंटी इनकम्बेंसी, हाँ एंटी, रिपीटिशन ऑफ कैंडिडेट्स था, बेरोजगारी का जो एक मामला था, राजेश जी ने बताया कि अग्निवीर वाला एक था। देखिए हमारे गांव देहात में वर्दी वाली नौकरी बड़ी प्रेस्टिजियस मानी जाती है, जी जी जी, चाहे वो पुलिस की हो चाहे वो सेना की हो। वहाँ के बच्चे जैसे इंटर पास करते हैं, दौड़ना भागना उछलना कूदना सिर्फ इसलिए शुरू कर देते हैं कि उन्हें वर्दी वाली नौकरी चाहिए, भले वो सिपाही से ही शुरू हो। तो वो एक जो क्रेज था, जब जिन मैदानों में भीड़ लगती थी वो मैदान खाली हो गए थे, सन्नाटा हो गया था, एक अजीब सा कंट्रडिक्शन था कि लड़का रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी कर रहा है। बीजेपी की चूक कहाँ हो गई? क्या वरिष्ठ डिबेट था? बीजेपी की सबसे बड़ी चूक ये हो गई जी कि बीजेपी ने सोचा कि हम हिंदू मुस्लिम कर लेंगे जी, जो अभी पिछले 2 बार से 14 और 19 से चल रहा था मामला, कि हम ये जो हिंदू मुस्लिम कर ले जाएंगे और अल्टीमेटली 80-20 वाला रेशियो का हमें फायदा मिल जाएगा। वो नहीं हो पाया। वो सीधे कम से कम यूपी में तो जातिगत हो गया। वो जाति को वो हिंदू नहीं बना पाए, वो जातियां अपने में ही बटी रहीं, वो हिंदू नहीं बन पाई। और हिंदू मुस्लिम करने से वो जो मुस्लिम वोटों का फैक्टर था, वो इंटीग्रेट हो गया, इनके खिलाफ इकट्ठा हो गया। और मुझे लगता है कि शायद ये गलत निर्णय हो गया हिंदू मुस्लिम करना, कम से कम उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये जो अखिलेश ने एक कार्ड ये खेला कि MY को अलग कर दिया, जो पहले से था, PDA ले आए, PDA ले आए और उनको बिल्कुल अलग कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने एक गेम और खेला, जहाँ जहाँ पर वो पहले मुस्लिम प्रत्याशियों को लाते थे, वहाँ पर हिंदू प्रत्याशियों को भी ले आए। क्या ये रणनीति भी उनकी ठीक थी? क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, इन्होंने तो अपने ही वोट बैंक में जो है किनारा कर दिया। इसको आपने किस रूप में देखा? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत समझदारी वाला निर्णय था जी। जाए तो जाए कहाँ वाली स्थिति थी, और गठबंधन हो चुका था, 1 to 1 लड़ाई होनी थी। अखिलेश को मालूम था कि जाएंगे तो हमारे पास या कांग्रेस के पास अलग अलग लड़ नहीं रहे थे, एक ही मतलब 1 to 1 लड़ाई थी। तो उनको मालूम था कि इनको एंटी बीजेपी माइंडसेट के कारण आना कहाँ है। जो बसपा की दुर्बलता थी वो भी मालूम थी, तो वहाँ जाना नहीं था। उनको मालूम था या तो कांग्रेस के कैंडिडेट के पास आएगी या सपा के कैंडिडेट के पास आएगी, जो कि एक जिले में एक सीट पर एक ही होगा। तो उन्होंने उस मजबूरी जो थी मुस्लिम आकर्षण वाली कि उन ज़्यादा टिकट दे दें या ऐसा कुछ कर दें, ये मजबूरी उनके सामने ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल। आप सुनील, ये बताइए कि जैसा कि अभी हो रहा है कि युवाओं ने वोट नहीं दिया, आप तो फील्ड में रहते हैं, क्या युवा नाराज था इस बार? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो क्रेज़ हम युवाओं में देखते थे कि हम मोदी 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 और उनको वोट देते थे आकर के। महिलाओं ने तो निश्चित रूप से माना कि वोट दिया, तो क्या उतना परसेंटेज महिलाओं का वोट भी उनको नहीं मिला? क्या इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो मुझे जो लगता है कि युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है रोजगार। आज की तारीख में रोजगार नहीं है, युवा भटक रहा है, उसको लेके वो सबसे ज्यादा निराश है। उसी चीज को समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का उल्लेख किया कि हम युवाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लाएंगे, क्या क्या करेंगे। उन्होंने अपना विजन प्लान बताया। मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें अपना विजन प्लान लागू करने में, बताने में कहीं फेल हो चुकी है। और यही जहां तक आपने बात कही थी कि बीजेपी की चूक क्या हुई, उसमें मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने एक टैगलाइन बनाई थी सिर्फ कि मोदी है तो मुमकिन है, इसी टैगलाइन पे वो पूरा काम कर रहे थे। इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। और दूसरे सबसे बड़ा फैक्टर है राम मंदिर। आप देखिए, राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या से लल्लू सिंह चुनाव हार गए हैं। उसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा किस तरीके से होता है, कहाँ रणनीति चूक हुई, जो लल्लू सिंह भी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे हैं।
वो जब वो चुनाव हार जाते हैं उसके बाद आपको याद होगा कि ये योगी आदित्यनाथ जहां भी चुनावी जनसभा करते थे वो कहते थे कि ये चुनाव जो है राम भक्त रामद्रोहियों का है। तो ये सब फैक्टर को मिला के वो राम मंदिर के इर्द गिर्द रख रहे थे कि कहीं कहीं वोटरों का जो है ध्रुवीकरण हो सके और हिंदू जो वोटर है, जैसा अनूप भैया ने कहा था कि हिंदू वोटर जो है वो हमारी तरफ आ सके, लेकिन वो हिंदू वोटर अब की बार जातियों में विभक्त हो गया। जैसा 2014 में हुआ था कि जो सारी जातियां थी वो मोदी जी के साथ आ गई थी तो उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी, वो इस बार नहीं हो पाया है। क्या राजेश, आपने कहा कि कमोवेश मोदी की सरकार तो बन जाएगी, क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प या कोई गुंजाइश दिखाई देती है आपको मोदी सरकार के इतर? नहीं, 3.0 की सरकार मोदी चला तो लेंगे, है ना, वो किस तरह से चलाते हैं, लेकिन मुश्किल बहुत है आप उनके लिए। उनका जो एजेंडा था वो एजेंडा लागू नहीं होगा। समान कानून लाने जा रहे थे, समान नागरिक संहिता, तो वो सब लागू नहीं कर पाएंगे और जो इनकी प्लानिंग थी वो सब सारी ध्वस्त हो जाएगी। इनको कंप्रोमाइज करके अब सरकार चलानी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश बाबू और टीडीपी पुराने लोग हैं, वो अपना स्वार्थ पहले देखेंगे और जब देखेंगे कि हमारी चीजों को चीजें नहीं हमारी बन रही हैं तो वो कभी भी फिसल सकते हैं। तो इस बात को सहेज के रखना पड़ेगा इनको, मोदी को। ये मुश्किल दौर है, ये कैसे चलाएंगे ये देखने की बात होगी। अगर इस सरकार को चला लेते हैं मोदी तो फिर ये माना जाएगा कि अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उनके लिए बड़ा चैलेंज है, अगर इस कोलिशन गवर्नमेंट को वो चलाएंगे तो ये बड़ा चैलेंज है, और वो इसमें सफल होंगे तो मुझे निश्चित तौर पे वो अच्छे पॉलिटिशियन बन के भी निकलेंगे। दोनों चीजें हैं, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखा जाए। हो सकता है इसमें राजेश एक पॉइंट टीडीपी को ले लें हम, खाली टीडीपी को। टीडीपी कहती है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और बीजेपी कहती है हम आरक्षण नहीं देंगे, और यही चिल्ला के चीख करके, जैसा कि अभी कह रहे थे कि वोटों का पोलराइजेशन करने का प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में टीडीपी हो या अन्य दल हो या बीजू पटनायक का दल हो, बीजद हो, कैसे इन लोगों का निर्वाह हो पाएगा? नहीं वर्मा जी, एक बात समझ लीजिए कि एंटी मुस्लिम जो इनका प्लानिंग है वो अभी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। अगर वो करेंगे तो सरकार अगले दिन गिर जाएगी, ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए। सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। चंद्रबाबू नायडू के इंटरेस्ट आंध्र से है और नीतीश बाबू का बिहार से। और ये बात आप देख लीजिए कि नीतीश बाबू को बहुत खराब माना जा रहा था कि बहुत खराब परफॉर्मेंस होगा, लेकिन उन्होंने भाजपा को भी अपने कंधे पर लेके ठीक कर दिया है। इसी तरह से बिहार ने इनकी लाज बचा दी, वरना तो मामला बहुत खराब चला जाता। अगर 10-11 सीटें और लॉस कर दीजिए तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये कहीं न कहीं आत्मविश्वास जो है वो भाजपा को ले डूबा है। और ये जो प्रयोग है ना इनका कि हम कोई भी प्रयोग करेंगे वो सफल होगा, वो तुक्के पे ये मिथक टूट चुका है। और कहीं ना कहीं मोदी के ओरे पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक चीज अपडेट करता हूँ राजेश जी कि नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर अटकलें शुरू भी हो चुकी हैं। कहा जा रहा है वो दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये नीतीश कुमार का देखना पड़ेगा किस तरफ वो जाते हैं। क्या वो फिर से, जैसे कहा जाता है कि बार बार पाला बदल लेते हैं, वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, क्या ऑफर स्वीकार करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। चलिए अनूप, ये बताइए, अभी जैसा राजेश ने संकेत दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरू में सरकार बनाई थी तो उसमें 43 दल थे, और चूंकि उन्होंने गठबंधन बनाया था तो उन्होंने जो अपने मुद्दे थे, मंदिर और समाज, सिविल कोड, ये सब एक विड्रॉ कर लिया था। जैसा राजेश कह रहे हैं तो लगता है कि ऐसी स्थिति इस बार फिर आएगी। एक तो इस पर क्या कहना है। दूसरा, क्या इंडिया गठबंधन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है? कारण उनके नेता, नंबर 1, प्रधानमंत्री पद पर कोई तय नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी की अपनी स्थिति, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। दिल्ली में भी जो है बीजेपी अब बढ़त हासिल कर रही है, क्योंकि वहाँ पर भी जो होना चाहिए था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तालमेल, वो नहीं हो पाया। उसका कारण पंजाब भी रहा, जहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को कोई महत्व नहीं दिया। ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मोदी सरकार का
मुकाबला कर पाएगी या एक क्लेम प्रस्तुत करेगी कि सरकार हम बनाएंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार बनाने का प्रश्न है, तो जो राजेश जी ने कहा और आपने कहा कि अटल जी ने बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, तो अटल बिहारी जैसा व्यक्तित्व ही गठबंधन की सरकार चला सकता था। जो एक टेम्परामेंट था उनका, बड़ा सबको धैर्य वाला टेम्परामेंट था, सबको लेकर चलने वाला टेम्परामेंट था। और ऐसे ही मनमोहन सिंह भी थे कि बहुत धैर्यवान थे, कम बोलते थे, सबकी सुनते थे और सबको साथ लेकर चलने के वर्षभर कोशिश करते थे। तभी इन दोनों नेताओं ने गठबंधन की सरकार चलाई। जहां तक मोदी जी का टेम्परामेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कहीं भी किसी भी लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ सरकार चलाने की मजबूरी को वहन करेंगे, है ना। अभी तो बात चल रही है, दोपहर से ही देखिए अमित शाह और आ रहा था कि अमित शाह ने यहाँ तक कि हम के जो नेता हैं जीतन राम मांझी तक को उन्होंने फोन कर डाला, जिसके बाद एक दो चिराग पासवान को फोन किया। तो वो अपने जो पुराने साथी हैं अभी तो उन्हीं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे सुनील जी ने कहा कि एक खबर आई है कि वो मतलब कांग्रेस जा सकते हैं, क्या नाम है, नीतीश कुमार। अभी ये खबर एक सुर्रा उड़ा है, अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया है, अभी कंफर्मेशन इसका नहीं है कि वो दिल्ली अगर आ रहे हैं तो क्या वो कांग्रेस से मिलने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में नीतीश कुमार बहुत मतलब शार्प व्यक्तित्व हैं, तुरंत चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। हाँ, वो बड़ा अच्छा मुद्दा था टीडीपी वाला। ये जो तेलुगु देशम पार्टी है, ये इस पार्टी का जो 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 मुस्लिम वाला जो कार्ड है, और यही कार्ड जो है नीतीश बाबू का है कि ये जो कार्ड है ये गड़बड़ हुआ। अगर इन्होंने इस बार मतलब अगर इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की सोची तो शायद सबसे आसान पत्ते यही दोनों होंगे जिनको ये घसीट सकते हैं अपने पाले में। उसके पीछे वही एंटी मुस्लिम जो थॉट प्रोसेस है जो बीजेपी का, उसको ये लोग इनकैश कर सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के पास अभी भी नेपथ्य में ऐसे नेता हैं जो अगर जिद पर आ गए, इतना कम मार्जिन है। क्योंकि अभी मैं एक नेता का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि टीडीपी और नीतीश बाबू से बात हो जाए तो इंडिया ब्लॉक जो है गवर्नमेंट बना सकता है। 30 है उन दोनों को मिला के 30, हम लोग लगभग 30 ही कम है, और कुछ इंडिपेंडेंट हम लोग ले सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो सरकार बनाने के जो श्रूड वो मूव्स हैं वो कांग्रेस के नेताओं के पास हैं। अगर वो चाहेंगे तो अभी ये तय कर लेना कि नहीं मोदी ही बन रहे हैं प्रधानमंत्री, संभावना उन्हीं की है। सबसे बड़ा दल वही है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हीं को बुलाएंगी। फिर वो सदन के अंदर का खेल होगा, वहां पर आपको प्रूव करना होगा, है ना। तो अगर सब चीजें गोटे बैठ गई तो इंडिया ब्लॉक भी गवर्नमेंट बनाने की कवायद कर सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता इस बात में। ठीक बात है। सुनील, ये बताइए, आप तो ज़मीन में रहते हैं, बीजेपी के लोगों के रहते हैं, क्या जो ये परिणाम आए हैं वो बीजेपी में भी कुछ खलबली पैदा करेंगे? वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई कंप्रोमाइज़ की स्थिति अपनानी पड़ेगी, या वहाँ पर जैसा चल रहा है उसको और टाइट किया जाएगा कि आपने बूथ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं किया, आप पन्ना प्रमुख बेकार रहे, ऐसा होगा, या फिर कहीं ना कोई कंप्रोमाइजिंग स्थिति आएगी? देखिए रमेश जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके के परिणाम आए हैं उस तरीके से भाजपा की अंदरूनी राजनीति में हलचल बहुत तेज है। अब इसके परिणाम क्या आते हैं, ये अभी वो लोग जब इनकी पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी उसमें समीक्षा करेंगे, तमाम सारी समीक्षा करेंगे, उसका क्या कहाँ चूक हुई, क्या हुई, किस पे ठीकरा फोड़ा जाता है, ये बात की बात है। लेकिन अब इससे भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स किस तरह प्रभावित होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इसमें मोदी और अमित शाह जो ये गेम चेंजर के रूप में भाजपा में कहे जाते थे, क्या ये और कमज़ोर होते हैं कि मजबूत होते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। क्योंकि आपको भी मालूम है पिछले काफ़ी समय से चाहे नितिन गडकरी खेमा हो, चाहे वो राजनाथ सिंह खेमा हो,
पिछले 10 सालों से बिल्कुल शांत चल रहा है, कहीं कुछ बोलता नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे जब चुनाव के परिणाम विपरीत को ऐसा कुछ आते हैं तो फिर जो चुप रहते हैं फिर वो मुखर होना शुरू होते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में, चाहे वो यूपी हो चाहे वो देश की हो, काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक बात है। राजेश, ये बताइए कि ये जो परिणाम आए हैं, जिसने सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया यूपी को, इसका यूपी सरकार पर क्या असर पड़ेगा? योगी की कोई कार्यशैली बदलेगी, यूपी सरकार की कोई कार्यशैली बदलेगी, या कुछ ऐसे संगठन और सरकार के बीच में समन्वय बढ़ाया जाएगा, या जो तेवर अब तक दिख रहे थे थोड़ा सा उनमें भी नरमी आएगी? क्या आपको लगता है कुछ ऐसा क्या प्रभाव दिखाई पड़ेगा? नहीं वर्मा जी, बिल्कुल प्रभाव लगे सामने आएगा। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अगर आप उनकी कार्यशैली पर का आकलन करें तो वो ऑटोनॉमस तरीके से काम कर रहे हैं। उनके अलावा किसी की सरकार में चल नहीं रही है। वो सबको अपने ढंग से ही करते हैं। मंत्रियों की को भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देते हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं। तो उस पर तो कमी आएगी। और जहां तक सुनील ने बताया, संगठन को बदलने की तैयारी भाजपा में स्टार्ट हो चुकी है। उस पर आमूल चूल बदलाव होने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में आप इसको देखेंगे, सारे अध्यक्ष बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। नीचे आरएसएस ने इंडिकेट कर दिया है दोपहर में ही कि आपको अपना चेंज करना पड़ेगा। आरएसएस के सामने ये सारी चीजें आ गई हैं। और सारी चीजें आप इस चुनाव को आप वर्मा जी बड़े गौर से देख लीजिए। 80 सीटों के लगभग, उसमें आप 60 सीटों का परिणाम लगभग सामने आ गया है। जहां भाजपा जीती है बहुत कम मार्जिन से जीती है, और जहां इंडिया अलायंस जीता है वहां बड़े मार्जिन से वो जीत उनकी हुई है। आप केवल मोदी और आप यूं कह लीजिए कि राजनाथ सिंह की सीट को छोड़ दीजिए, अदरवाइज कहीं 18,000, कभी 20,000, कभी 14,000 से जीत कुछ हुई है या आगे चल रहे हैं। भाजपा के खिलाफ अगर देखा जाए तो अंदर अंदर काफी चीजें नाराजगी थी, वो नाराजगी परिलक्षित हो गई वोटों में, और ये आप सामने आपके दिख रहा है। केवल आप मोदी पिछली बार 4.5 लाख वोटों से जीते थे, 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं। मतलब आप समझिए, राहुल गांधी रायबरेली से सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं। तो अब इनकी स्थिति ये हो गई, यानी कि बनारस ने भी मोदी का साथ नहीं दिया है, बनारस में भी नाराजगी थी। तो इस बात को समझा जाना चाहिए। अमेठी भी एक बहुत बड़ा। और आप वर्मा जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, बलिया से सनातन पांडे को इंडिया अलायंस ने, यानी कि अखिलेश यादव ने खड़ा किया था, और उधर से नीरज खड़े हुए थे। आप समझिए वहां ब्राह्मण ठाकुर हो गया। जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अखिलेश ने पूरा दांव खेला सनातन पांडे पे, और वो जीत गए चुनाव, और ठीक मार्जिन से जीत गए। तो इस बात को गौर किया जाना चाहिए। भाजपा ये अगर इस बात पर बहुत वो अपने को आत्मविश्वास से लबरेज है कि हम कुछ भी कोई भी प्रयोग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हम जीतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी टूट रहा है। आने वाले वक्त में अगर वो संभलेंगे नहीं तो यूपी में भी वो साफ हो जाएंगे। उनके बारे में परसेप्शन खराब बनने लगा है। कि राहुल गांधी की बातों से आपको ये नहीं लगा कि राहुल गांधी यूपी के रिजल्ट्स को लेकर के, खास तौर से जो कांग्रेस को एक बूम मिला, मैंने 7 सीटें 17 पे लड़े और 7 पे, बड़ी बात है, 2 से 7 उससे, हाँ, उससे एक जो है उन बड़े उत्साहित हैं और उन्हें कुछ दिख रहा है आगे। और प्रियंका को जिस तरीके से उन्होंने इंगित किया, तो लगता है कि शायद बागडोर यूपी की एक बार फिर प्रियंका को दी जाएगी, या फिर ये भी संभव हो सकता है कि रायबरेली खानदान में बनी रहे, तो अब की जब ये इसको छोड़े कोई एक सीट जिसमें तो हो सकता है रायबरेली छोड़े और प्रियंका को वहाँ पर ले आए, ये बात भी हो सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस जो है यूपी में उतनी मजबूत नहीं है, जो सही बात है कि उतनी मजबूत नहीं है जितनी, मतलब सपा भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली कांग्रेस से सपा ज़्यादा बेहतर स्थिति में थी। तभी दोनों ने मिलकर एक युद्ध जीता है देखा जाए तो संगठन को मजबूत करने के लिए एक कोई बड़ा चेहरा और बड़ा नाम की जरूरत है। यूपी में एक प्रयोग प्रियंका गांधी पे किया गया था, जिसका रिजल्ट 2 विधानसभाई सीटों पर आया, सिर्फ 2 विधानसभा सीटें मिली, तो उनको विड्रॉ किया गया।
लेकिन अब जो माहौल बना है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, उसको संभाला तभी जा सकता है और उसको आगे तक पाला पोसा तभी जा सकता है जब संगठन मजबूत हो। हर जिले में संगठन हो, बाकायदा प्रॉपर वहाँ कमेटी हो, समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते हो, एक राजनीतिक हलचल हर जिले में मची रहे। तो इस क्योंकि अभी 3 साल बाद यूपी में चुनाव हैं, तो संभव है, इस बात तो कोई वो नहीं है कि प्रियंका गांधी को दोबारा से यहाँ रायबरेली से लड़ाया भी जा सकता है और उन्हें यहाँ संगठन की नेपथ्य से जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये नहीं है कि उनको अध्यक्ष बना देंगे। बिल्कुल, आपने नेपथ्य से जिम्मेदारी। सुनील, क्या लगता है कि कांग्रेस में एक जोश पैदा करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ अब करना ही होगा? जो अभी आधार इनको मिल गया है 30 सीटों को, 7 सीटों का हुआ है, अगर ये 5 ये देखो तो शायद 35 विधानसभाएं इससे प्रभावित होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ करना चाहिए, और आखिर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? और अगर नहीं करेंगे तो फिर यथावादी हो जाएंगे, या फिर अब बिल्कुल तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाना चाहिए? देखिए, जैसा अनूप जी ने कहा था कि कांग्रेस का संगठन यूपी में बिल्कुल ना के बराबर है, बात सही है। संगठन कैसे मजबूत किया जाए, अब ये कांग्रेस को आपस में मिलकर तय करना होगा। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी इस बार, मुझे लगता है कि वायनाड की सीट को छोड़ेंगे और रायबरेली को अपने पास रखेंगे। इसका एक मुझे जो कारण ये समझ में आता है कि जब वो पिछली बार अमेठी में चुनाव हारे थे, तो वो उसके बाद उन्होंने यूपी को बिल्कुल लगभग छोड़ दिया था। उसी के बाद प्रियंका गांधी को कमान सौंपी गई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार वो गलती वो नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। तो आप ये देखिए, जिस तरह के अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देके विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा में रहना स्वीकार किया, वो उसी कुछ फॉर्मूले को अपनाते हुए राहुल गांधी भी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका को, बड़ी भूमिका निभाएंगे। मतलब ज़्यादा दौरे करेंगे, ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, संगठन कैसे मजबूत किया उसमें काम करेंगे। प्रियंका गांधी भी लगेंगी उसमें, सब कुछ लगेगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और संगठन को ही मजबूत करना, ये सारे जितने सर्कमस्टेंसेस हैं उसको देख के मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब फिलहाल रायबरेली से ही चुनाव रहेंगे और वायनाड सीट को छोड़ेंगे। और बात यहाँ पे अब अखिलेश यादव के भी लगे हाथ कर लेते हैं कि अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या वो विधानसभा से इस्तीफा देंगे या फिर लोकसभा से की सीट छोड़ेंगे? तो ये भी देखने बड़ा दिलचस्प होगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं। नहीं, वो तो अगर सरकार इंडिया ब्लॉक बनाएगा तो वो लोकसभा एक्सेप्ट करेंगे। ये तो डिपेंड करता है कल की मीटिंग में क्या तो उसमें मुझे फिर एक प्रश्न वर्मा जी हम आपसे करना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दें, कि क्योंकि आप बहुत हम लोगों से कहीं ज़्यादा सीनियर रहे हैं और खूब सारे चुनाव आपने देखे हैं। अब ये बताइए कि आगे क्या आने वाले समय में कांग्रेस और सपा का गठबंधन कितने दिन टिकेगा? देखिए, अभी तो टिकेगा, हाँ, क्योंकि उसके परिणाम अच्छे आए। और एक बात और आपको पता है कि 2017 में भी हुआ था जी, विधानसभा में तुरंत खत्म हो गया। हाँ, तुरंत खत्म हो गया था, बसपा से भी तुरंत खत्म हो गया था, तो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन इस बार भी जब आए तो शंकाएं बहुत थी, इसमें भी दो राय नहीं थी। लेकिन और ये भी कहा बीजेपी ने जगह जगह, ये 2 लड़के फिर आ गए हैं, फिल्म इनकी फेल हो चुकी है, फिर फेल हो चुकी है और ये कुछ नहीं कर पाएंगी, कहा। लेकिन हमको लगता है कि इस बार, क्योंकि देने कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक करके पीता, तो जिस तरीके से अखिलेश को मायावती से भी जो असंतोष दिखाई पड़ा, तो इस बार एक मजबूरी तो उनको लगी कि कोई साथ में होगा अगर इंडिया गठबंधन के नाम पे तो लाभ मिले। तो ये तो उन्होंने माइंड मेकअप किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने पूरे नट बोर्ड कस लिए। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा नहीं दोगे, तो फिर वहीं जा कर के कहना शुरू कर दिया ये कांग्रेस बहुत झूठी है, ये है प्रेशर पॉलिटिक्स। और उस प्रेशर पॉलिटिक्स को ही इन्होंने अपनाया और अपना करके कांग्रेस को दरवट में ले लिया। इसलिए ले लिया और कांग्रेस की मजबूरी थी, तभी 17 सीटों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। हम क्यों किया? और उन्होंने कहा सीधे सीधे, आपने सुना होगा कि अखिलेश ने कहा देखो भाई हम 17 दे रहे हैं, लेना हो तो ले, नहीं तो वो भी कल तक की तारीख है, ये करके। और उसके द्वारा जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस पूरी तरीके से हमारे सामने
एक तरीके से सरेंडर कर चुकी है, तब फिर दोनों ने एक तालमेल बैठाया। पहले में ये नहीं हुआ कि उनका वोट उनको ट्रांसफ़र हो जाए, उनका वोट उनको ट्रांसफ़र हो। इस बार एक समस्या थी कि करो बरो की बात थी। तो और जिस तरीके से बीजेपी ने अपना संजाल किया और रोज़ इस तरीके की बयानबाजी और निपट लेंगे और भ्रष्टाचार में और पैसा खींच तो लेंगे, दोनों तरफ से स्मार्ट प्ले हुआ, स्मार्ट और अच्छा रिजल्ट निकला, तो ये लंबा चलेगा। लेकिन इन लोगों ने ये भी एक समझदारी की, देखो भैया करना है तो ईमानदारी से करो, और अगर ईमानदारी से आप करेंगे तब तो हमारी आपकी गाड़ी बढ़ेगी और लाभ होगा। एक प्रश्न सुनील का बहुत है, सुनील कई बार पूछना चाहते हैं कि दलित वोटों की स्थिति अब क्या होगी यूपी में, क्योंकि बहुत अच्छी संख्या में 21 से शायद 23%। लेकिन इसमें हम एक बात और जोड़े दे रहे हैं, ये दलित की प्रश्न, हम तो ये भी कहेंगे कि अब बीएसपी का क्या होगा, और बीएसपी ने नहीं, और दूसरी चीज है क्या बीएसपी के रोल प्ले ने भी जो है अखिलेश को संबल दिया। हाँ, बीएसपी जिस तरह से शून्य की तरफ बढ़ रही है, तो अब देखिए ये तो नहीं कह सकते कि वो चूंकि वो जीत गया है चंद्रशेखर आजाद, तो वो इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा, दलित वोटों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा, ऐसा तो नहीं। मुझे तो नहीं लगता है इतनी जल्दी संभव है, क्योंकि वो काशीराम जी की जो विरासत है, जो उन्होंने ही सब खड़ा किया, सब बहुजन समाज पार्टी को और सबको एकजुट किया। तो अब इस समय फिलहाल जाटो वोट के अतिरिक्त जो वोट है उस पर हमें लगता है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की दोनों की नजर रहेगी 27 वाले चुनाव के मद्देनजर। और मुझे नहीं लगता कि अब मायावती दोबारा से अपने को रिवाइव कर पाएंगी, क्योंकि इस चुनाव पे जो उनका जो एक्सपोजर हुआ है, देखिए सबने ये माना कि ये मायावती चुनाव सिर्फ बीजेपी को मदद देने के लिए लड़ रही है। उसी हिसाब से उन्होंने जब टिकट घोषित हुए सपा के, तब मायावती, जैसे अखिलेश यादव ने बदले वैसे मायावती ने भी टिकट बदले, और उन्होंने उनके टिकट बदलने का टोटल ये था कि वो एक वोट कटवा पार्टी की तरह से इस चुनाव में शामिल हो। हाँ। तो ये एक्सपोजर जो उनके अपने वोट बैंक में हुआ है, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लक्षण मायावती के लिए तो नहीं है। अच्छा अनु, एक सवाल हम और पूछना चाहते हैं आपसे कि ये आपने इलेक्शन देखा, इलेक्शन इसके पहले भी आपने खूब देखे हैं और कवर भी किए हैं। इस बार के इलेक्शन की सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी, जब आप शुरुआत में ऐलान हो गया, कैंपेन हुआ, फिर मुद्दे हुए, भाषण हुए, वार पलट पार हुआ, सब कुछ हुआ, कुल मिलाकर के आपको इस चुनाव में सबसे बड़ी बात क्या लगी? पूरा चुनाव सातों चरण जो थे बहुत बुरी तरह भटके हुए थे। सबसे बड़ी बात यही थी कि इतना भटकाव था इस पूरे चुनाव में, जबकि मुद्दों की कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे को अपने मुद्दों में उलझाने की पूरी कवायद करते हुए पूरे चुनाव पर दिखाई दिए। वो कांग्रेस के उसके मैनिफेस्टो पे उंगली उठाते थे, तो वो उनके मतलब संविधान को खतरे में डालना है, उनके फलाने जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में पड़ रहा है, आरक्षण समाप्त कर देंगे, और ये वो कह रहे हैं कि नहीं हम आरक्षण नहीं, वो मुस्लिम आरक्षण। तो कुल मिला के इतना ज़्यादा भटकाव था कि जो मुख्य मुद्दे थे जिनको ये लोग सोच रहे थे सत्ता पक्ष के हमारे साथी कि इस भटकाव में वो मुख्य मुद्दे जो हैं कहीं ठंडे बस्ते में चले जाएंगे, लोग उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, ये उनका एक बड़ा कमज़ोर पॉइंट था। वो जो बेरोजगारी और महंगाई और अग्निवीर योजना और ये तमाम मुद्दे जो थे, वो बहुत शांति से धीरे धीरे अपना काम स्वयं कर रहे थे। विपक्ष इनको नहीं ठीक से उठा पा रहा था। वो मुद्दे अपने जो उनसे प्रभावित लोग थे उन पर काफी थे वो सारे मुद्दे। एक चीज। दूसरी चीज ये कि प्रशासनिक तौर पर हमने इस पर्टिकुलर चुनाव में पहली बार ही देखा, आप शायद हमारी बात से सहमत होंगे, कि ये 10-10, 12-12 दिन बाद जो चुनाव के दोबारा से आंकड़े आए, 6%, 8% बढ़ा के 7%, मतलब अब आप देखेंगे पहले और चौथे चरण के बीच में सारे चुनावों में 66.1, 66.7 इस तरह के आए हैं वो जो आंकड़े। पांचवें में 60 पे आके थम गया, तो पांचवा
छठा और सातवां, ये 60 के आसपास घुमा है। कंफ्यूजन में कुछ चुनाव आयोग लगा है। बड़ा सब कंफ्यूजन में थे भैया। पहले ये जो मतलब 200 मीटर घेरे के बाद पुलिस रहती थी, उसके अंदर सीआरपीएफ, आरपीएफ और ये सब केंद्रीय अर्धसैनिक बल रहते थे। अब तो पूरा चुनाव पुलिस के भरोसे हुआ है। चुनाव आयोग को भी अपनी भूमिका पर फिर से विचार करना पड़ेगा, किस तरीके से बिल्कुल सशक्त करना बनना पड़ेगा, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बात तो मानी ली कि भाई जो हमने जो चुनाव प्रक्रिया थी गर्मी में वो काफ़ी लंबी खींची, लंबी। पहली बात तो उन्होंने माना कि हमने इसको बहुत लंबा खींच दिया, नंबर 1। और नंबर 2, गर्मी जिसके कारण लोगों को परेशानी हुई, लोगों की मौतें भी हुई। डॉक्टर राष्ट्र तो ये बात भी सामने आई, जिसको तो उन्होंने माना। डॉक्टर राज तिलक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में एक अच्छे विश्लेषक हैं डॉक्टर साहब, और हर चीज़ में अपनी अच्छी पकड़ भी रखते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा समझाइए, आज के चुनाव नतीजे क्या कह रहे हैं? आप तो मुद्दों की बहुत बात करते हैं, कहाँ पर ये चुनाव परिणाम आ गए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं ये चुनाव परिणाम, और अब इनकी क्या दिशा होने जा रही है? आपकी क्या अपेक्षा है इनसे? रमेश जी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और मेरे हिसाब से जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इससे अच्छे परिणाम भारतीय राजनीति में विरले ही देखने को मिले होंगे। बहुत सुंदर। बहुत खुश हूं जितने अच्छे परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एनडीए के मार्फत लगाम आ गई है, ये शुभ संकेत है। तो कुछ भी कर रहे थे, करना चाहते थे, जिसके तुमने स्वप्न और ख्वाब दिखाए थे, अब आखिरी मौका है, कर लो, और या तो बन जाओगे या फिर मिट जाओ। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार जो आया है वो मजबूर नहीं है, मजबूत आया है। पहली बार जो एक शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था और सारा कुछ एक तरफा हो गया था, अब ये बैलेंस ऑफ पावर इकट्ठी हो गई। आज तक मीडिया एक तरफा बात कर रहा था, और उसी का प्रमाण वो एग्जिट पोल भी है, जिसमें कुछ हवा भरी होगी, कुछ गैस होगी। ये बड़ा स्वाभाविक था, इसका अंदाजा लगाया जा सकता। तो हवा निकल गई तो वो आंकड़े कुछ नीचे आ गए, अब नीचे उड़ने लगा वो गुब्बारा। जनता जो थी बहुत डरी हुई थी, वो कभी ईडी से, कभी सीबीआई से, कभी इनकम टैक्स से, कभी पुलिस प्रशासन से। तो लोगों की आवाज जो थी वो गुम हो गई थी। और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं, झुरमुट की ओट में चहकने वाले पक्षियों का स्वर हमेशा हर्षगान नहीं होता। तो हो सकता है कि वो जो ताली बजा रहे थे उनके मन में कुछ और भी रहा हो, और जब तो खुल के अपना मत व्यक्त करने की आजादी मिली तो उन्होंने वो कह दिया जो उनके मन में था, किसी कोने में दबा हुआ था, और वो कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। घुटी हुई आवाज को एक रास्ता मिल गया अपनी बात कहने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, सरकार तो मोदी की ही बनने जा रही है, और जिन परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो परिस्थितियां तो फिर वही हो जाएंगी। तो फिर क्या एक विशेष बात रहेगी? सर, कोई विशेष बात नहीं। अब हमको एक लोकनायक चाहिए। लोकनायक ऐसा चाहिए जो एकला चलो रे की आवाज न लगाए, सिर्फ केंद्र में, और जो मैं कहूँ वही सच है, ऐसा नहीं चाहिए। अब हमें अटल जैसा नेता चाहिए, नरसिम्हा राव ऐसा आदमी चाहिए, जो असहमतियों में भी सहमतियां पैदा कर सके, जो सबको साथ लेके चल सके, जो विकेंद्रीकृत सत्ता चला सके, जो विपक्षियों की तारीफ कर सके, खुले दिल से कर सके, और साथ उनसे लोहा लेने का भी साहस रखता हो। अगर किसी स्टेट्समैन का वो कद है तो ये सरकार भी चलेगी, और बहुत खूब चलेगी, और नतीजे ला के दिखाएगी। लेकिन अब एक आंगीय, एक पक्षीय, एक तरफा फैसले न हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, ये बात बिल्कुल तय हो रही है। लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत संभव नहीं थी। इसीलिए मैंने प्रारंभ इसी से किया
कि लोकतंत्र जीत गया है, जनता की आवाज जीत गई है, देश का संविधान जीत गया। चलिए सुनील जी पूछिए। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी जो बात कही, एक लोक नायक की जरूरत है, तो आपकी जी। नजर में इंडिया गठबंधन में वो लोक नायक कौन है जिसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के गुण समाहित हैं और नरसिम्हा राव के भी गुण समाहित हैं? आप किस चेहरे को देख रहे हैं? सर, मुझे अगर मौका दिया जाए, हालांकि मैं जानता हूं सत्ता के उस गलियारे तक न मेरी पहुंच है, ना आवाज वहां तक जाएगी, लेकिन मुझे नितिन गडकरी में वो चेहरा नजर आता है जो कर भी सकता है, जो चुनौती स्वीकार कर सकता है, जिसकी तारीफ सत्ता पक्ष भी करता है और विपक्ष भी करता है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं अब भाजपा में जो नहीं, गुटबाजी है, नहीं बिखराव है, वो बढ़ेगा? ये तो मेरी खुशफहमी है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं दोबारा लड्डू बाटू मिठाई फिर आप विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं देख रहे हैं क्या? सर, विपक्ष के पास में सत्ता की चाबी नहीं आएगी। कारण ये कि जो धन बल चाहिए वो भी सबसे ज्यादा इस समय की सत्ता के पास में है, और लोग बिकाऊ हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। तो वो 16 से 18 सांसद बाहर से खरीद लाएंगे और चाबी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ये भी लगभग सुनिश्चित है। लेकिन आपने नितिन गडकरी के लिए कहा, क्या बीजेपी में ऐसी कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं या बनेंगी, या कुछ ऐसा कुछ होगा कि नितिन गडकरी उभर करके सामने आएंगे? सर, बीजेपी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन संघ का दबाव निश्चित रूप से गडकरी के पक्ष में होगा, खासकर ऐसे माहौल। वो नागपुर से आते हैं, लोकप्रिय नेता हैं, काम करके दिखाया है, सबको लेके साथ चलने की तासीर है उनके अंदर, और जो उन्होंने परचम फैलाया है विपक्ष में, सत्ता पक्ष में रहते हुए, कि उनकी मुखालफत किसी ने नहीं करी, बल्कि शुरुआत में थोड़ा सा विरोध का स्वर सुनाई देता था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो भी बाद में उनके प्रशंसक हो गए। ऐसा नेता मुझे कम से कम इस गठबंधन में तो दूसरा नहीं दिख रहा। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा। राज तिलक जी, ये बताइए कि जो ये चुनाव परिणाम आए हैं, आपने सेंटर की बात की है, निश्चित रूप से बदलाव आए। यूपी में आप कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, और क्या दिखाई देगा? आपको ऐसा लगता है, या फिर जो स्थितियां चल रही वैसे ही चलेंगी? क्या सरकार कुछ नया करेगी? देखिए, यूपी में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। ये परिवर्तन जिन कारणों से हुआ है, एक तो का जो बिखराव था, टूटन थी, उसकी कमजोरियां थी, वो कहीं मजबूरी में सही एक दूसरे के साथ आए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, एक का वोट दूसरे को ट्रांसफर हुआ है। जो मायावती की पार्टी थी वो अर्थहीन हो गई है, लगभग 10% वोट उसके कम पड़े हैं। ये बताता है कि लोगों ने समझ लिया कि ये सिर्फ अब मुखौटा है, चेहरा नहीं रह गई, और इस वजह से वो वोट भी विपक्ष के पास आया है। अखिलेश यादव अपना वोट कांग्रेस प्रत्याशी को, और कांग्रेस अपना वोट अखिलेश के प्रत्याशी को ट्रांसफर कराने में कामयाब रही है। और इस सफल प्रयोग की वजह से जो दोनों तरफ के लोग संगठित हुए हैं, तो अब फिर एक तरफा खेल नहीं होगा आगे। लेकिन हमारे जोगी बाबा ने जो कुछ किया है प्रदेश के, खासतौर पे जो न्याय व्यवस्था है, सुरक्षा का कवच है, जो आतंक का माहौल खत्म करना है, गुंडे बदमाशों का सफाया है, वो सराहनीय है, और भी उसकी सराहना करता है कि उन्होंने ये चीजें ठीक की हैं। एक बड़ी चीज जो सामने दिखाई दे रही थी, वो केजरीवाल का वो बयान है जो उसने कहा कि मोदी जी ने सत्ता में रहते हुए विपक्ष के बहुत से कद्दावर नेताओं को खत्म कर दिया, और वो बड़ी लंबी सूची है जो वो बताते हैं, और अगला नंबर बाबा का आने वाला। मुझे लगता है कि बीजेपी का संगठन योगी के साथ जुड़ा है, और ये ही नहीं चाहता था कि योगी अपनी जगह से हट जाए, और इसलिए बीजेपी ने भी संगठित होकर पूरी शिद्दत के साथ में उत्तर प्रदेश में कम से कम वोट जो कैंडिडेट था उसका सहयोग नहीं किया।
किया। बाहर से लादे गए कैंडिडेट्स को भी वो मदद नहीं मिली जो अन्यथा मिल सकती थी अगर स्थानीय कैंडिडेट होता। जो जीत हार है वो बहुत थोड़े वोटों से हुई। लेकिन ये बताइए फिर किस पॉलिसी के कारण बीजेपी को झटका लगा? अगर आपकी बात मान लें तो योगी बाबा ने जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे बहुत सराहनीय काम किया, सब कुछ किया। जनता ये भी चाहती है, राशन मिल ही रहा था, बिजली मिल ही रही थी, योगी बाबा जो है हर बात पे सतर्कता बरत रहे थे। लू चली तो तुरंत उन्होंने मीटिंग की, और क्या कोरोना में भी उन्होंने अच्छे काम किए। फिर ऐसा कौन सा कारण मानते हैं कि यूपी में झटका लग गया बीजेपी को? सर, इसमें बीजेपी की एक तो आंतरिक कमजोरी है कि वो संगठित होके एकजुट होके लड़े नहीं। कई बार उबालता हो जाता है जब लगातार आप सत्ता में रहते हैं, बने रहते हैं, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, आप चेहरा विहीन हो गए, बिना चेहरे के हो गए। आप किसी के मुखौटे पे चुनाव लड़ रहे थे। हर आदमी मोदी था, हर प्रत्याशी मोदी था, हर वोट मोदी के नाम जा रहा था। तो फिर यहाँ लोगों की पहचान रही कहाँ? वो बाबा की पहचान भी नहीं रही, वो मोदी के चेहरे के पीछे खड़े थे। और ये भी संभावना पैदा हो गई कि हो सकता है वो मुखौटा बच जाए और चेहरा खत्म हो जाए उनका। लोग ये नहीं चाहते थे। तो एक तो उनकी कमजोरी, दूसरा विपक्ष का संगठित हो जाना। ये दोनों ही फैक्टर से एक साथ काम किए हैं, किसी एक को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। मुद्दा कोई चला इस चुनाव में? जी, मुद्दा कोई चला? सर देखिए, जिसके तरकश में जो तीर थे वो वही निकालेगा, वही चलाएगा। इस पे जिसको जिन हथियारों पे भरोसा था उन्होंने उन्हीं का खेल किया है। ये कि जब पुराने हथियार बार बार चलाए देते हैं तो कई बार, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक बार बार अगर एक ही दें तो रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो वो हथियार भी मोथरे हो जाते हैं, फिर वो असर नहीं करते। मैं आपको एक कहानी एक बार सुनाऊं तो बड़े प्यार से आप सुनेंगे, दोबारा वही कहानी सुनाऊं तो आप उतने प्यार से नहीं सुनेंगे, और अगर तीसरी, चौथी, छठी और 10वीं बार वही कहानी सुनाने लगूं तो हो सकता है आप बिल्कुल दिलचस्पी न लें उसके अंदर। ठीक बात है। तो जब वही स्लोगन, वही धारणा, वही हथियार बार बार चल रहे थे तो जनता में धीरे धीरे उनका असर कम हुआ है। ये था। ठीक बात। अनूप जी, डॉक्टर साहब ने जो बातें कही कि आंतरिक कमजोरी, दूसरा बार बार वही चेहरा, बार बार वही बात, तो वो सब कम होता गया। चलाए लोगों ने अपने अपने ढंग से हथियार हैं, लेकिन जब बार बार वही मोदी ने सारे चेहरों को एक किनारे कर दिया गया, और मोदी तो ये तक करते थे कि बस मोदी की गारंटी है, तो ये फैक्टर भी कुछ कमजोरी बन गया बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब तो समाज के वो हिस्सा हैं जो जैसे कि कुछ जो सक्रिय लोग, कुछ सोचने वाले लोग, जो सही बात कहने वाले लोग, उनमें से डॉक्टर राज तिलक हैं, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, बात वही है कि बार बार वही हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम। आदमी पहले से प्रिपेयर है कि अभी ये मुद्दे जो कुछ ठीक से नहीं उठ पा रहे हैं, अब ये तो कोई हिंदू मुस्लिम आएगा। आम आदमी पहले से प्रिपेयर था कि अभी हिंदू मुस्लिम होना चुनाव, वो तैयार बैठा हुआ था। पहला चरण जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही लोग जो थे तैयार बैठे थे कि अब आएगा कि तब आएगा। तो वो वही बात है कि तर्कश में वही तीर थे, वही चलाने थे, वही सामने वाली पार्टी समझ चुकी थी कि यही तीर आएगा, उससे बचने की अपनी एक टेक्निक भी अपना ली थी। और अगर आप देखेंगे तो 5वें चरण तक आते आते जो विज्ञापन थे वो भी बदल गए थे, क्योंकि उनको लगा कि सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। अब वो एक महिला आती थी और ये कहती थी कि मतलब फ्री राशन हमारे घर में तो आता है और वो मोदी जी ही लाते हैं, हमें ही एक ऐसे उंगली होती थी और हमें अपनी उंगली का भी प्रयोग करना है उनको। तो वो आखिरी में समझ में आ गया था कि सब मुद्दे बेकार जा रहे हैं, सारे तीर जो है बेकार निशाने पर नहीं लग रहे हैं। तो ये हुआ कि एक अल्टीमेटली एक जो उनका जो सबसे ब्रह्मास्त्र था कि बटन दबाओ, ये बटन जो दबाओगे तो वोट मोदी को जाएगा।
तो लेकिन वो भी चीज इतनी ज्यादा प्रयोग में आ चुकी थी कि वो भी बहुत ज्यादा काम नहीं की। हाँ, कुछ प्रदेशों में उस चीज ने काम किया कि बटन दबाओगे तो वोट सीधे मोदी को जाएगा। अदरवाइज सारे मुद्दे इस चुनाव में मतलब बिल्कुल खत्म हो चुके थे। पूरा भटकाव वाला चुनाव था। ये तय नहीं हो पा रहा था कि किस मुद्दे को उठाएं, किस मुद्दे को हम इनकैश कराएं। किसान आंदोलन के बड़ा पंजाब में देखिए पूरा साफ हो गया, बीजेपी से पूरा नहीं, वो जो पहले किए गए काम थे, अग्निवीर योजना ने काम किया, किसान आंदोलन ने पंजाब में और इधर अपने पश्चिमांचल में काम किया। तो वो साइलेंट बताया ना, इससे पहले जब बात हो रही थी मैं कह रहा कुछ साइलेंट मुद्दे थे जो प्रॉपर जीवित थे, वो चल रहे थे, उन लोगों से के पास थे जो उससे अफेक्टेड थे। लेकिन अनु भैया, यूपी में आप पूर्वांचल की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इस चुनाव में पूर्वांचल में पूरा तक एक तरीके से कहा जाए समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। आप देखिए धनंजय सिंह फैक्टर नहीं चला, प्रतापगढ़ में और कौशाम्बी राजा भैया इनके सपा के साथ आ गए, वो उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। तो पूर्वांचल पूरा ना कहीं से, जैसे कहा जाता है कि यूपी की सत्ता पूर्वांचल के रास्ते से होकर जाती है, तो पूर्वांचल को इन्होंने ग्रैब कर लिया है। तो अब पूर्वांचल की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? पूर्वांचल में देखो सुनील, वो जो परंपरागत धन और बल की जो राजनीति थी, मेनली बल की, वो जो माफिया वहाँ से आते थे, जितने बड़े माफिया रहे हैं, चाहे शिवराज शुक्ला हो, चाहे धनंजय सिंह हो, जो भी नाम है, बहुत नाम लेना उचित भी नहीं है, तो जितने भी माफिया रहे, मुख्तार थे, अतीक थे, ये है सब पूर्वांचल का हिस्सा ही, वहीं से सारे माफिया आते। तो वो जो बल प्रधान राजनीति थी वो धीरे 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 खत्म हुई है। और वहाँ पर वो जो निषाद और राजभर और बिंद, ये जो छोटे छोटे जातियां हैं, वहां बड़ा मायने रखती हैं। वो खुद अपने वोट से किसी को नहीं जिता, मतलब अपना कोई आदमी नहीं जिता सकती है, लेकिन कोई खड़ा हो और उसके साथ अगर ये बिंद जुड़ गया तो वो सीट निकल जाती है। ठीक बात, ये बात आपसे। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि विपक्ष ने बार बार खासतौर से बेरोजगारी, महंगाई की बात की, दो मुद्दे तो बहुत तेजी के साथ उन्होंने उठाए, और बाद में वो भी आते आते आरक्षण पर चले आए और एक वो अपना नैरेटिव सेट कर दिया कि संविधान बचाओ, नहीं तो गया 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 आरक्षण। लेकिन अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी चलती है धर्म से, मंदिर से, पहले शुरुआत में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, और फिर धीरे धीरे फिर वो मुसलमानों के आरक्षण पे आ गई और बोले आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे और चाहे प्राण दे दें तब भी। तो क्या उनके पास कोई अभी योजना नहीं थी कि केवल ये बताना है कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा और हम 1000 साल की बुनियाद रखने जा रहे हैं 1000 साल बाद, ये सब बातें कही, लेकिन कॉन्क्रीट कोई बात बताने को क्या नहीं थी बीजेपी के पास? या बीजेपी भी समझ गई थी कि भैया कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, जातिवाद, भ्रष्टाचार, शहजादे, और फिर उसका जवाब आने भी कोई खटाखट, कोई फटाफट, फिर सफाजट, ये सब चलने लगा। ये क्या हुआ, इसका क्या कारण था? और बीजेपी तो बड़ी परिपक्व पार्टी है, उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है रमेश जी कि बीजेपी के पास में मुद्दों का अभाव तो अभी से नहीं, शुरू से है। तो आपको उनके बड़े भारी प्लैंक समझ में आते हैं, वो चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे आधार कार्ड योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, जो भी इस किस्म के हैं, या जैसे डिसइन्वेस्टमेंट सबसे पहले लेके कांग्रेस आई, ये सारी योजनाएं, या आप परमाणु बम विस्फोट को ही ले लें जिसकी सारी तैयारी, उनकी कमजोरी योजनाएं नहीं थी। बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है उनके पास में, क्रिएटिव माइंड्स हैं, फर्टाइल माइंड्स हैं, विचारक हैं उनके पास। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पॉलिसी पैरालिसिस थी कि वो चीजें सोचते तो थे, अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये सोचते ही नहीं थे, उठा के अंजाम तक ले जाते थे, पाए परिणाम कुछ भी हो उसका। तो इनकी फास्ट डिसीजन मेकिंग जो है वो खूबी थी, लेकिन विचारशीलता का जो बैंक है
वो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है, मोदी जी भी वहां। दूसरी चीज ये है कि कुल मिलाकर के इस चुनाव के अंदर जो चीजें बीजेपी की आप निजता में कह सकते हैं कि उन्होंने की, भले वो धारा 370 हटाना हो या राम मंदिर का निर्माण हो, ये सब इनके ये सारी चीजों के लिए प्राचीन दृष्टियों को देखते हैं, हेडलाइट जैसे पीछे लगी है। भारत में जो विकास है वो सब पहले हो चुका था, सनातन हमको लेके आना है। जो आधुनिक दुनिया का विज्ञान है वो तर्क पे आधारित है, वो विश्वास पे आधारित नहीं है, वो प्रश्न चिन्ह लगाने पे आधारित है। साइंस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो वाई के साथ खड़ा है, क्योंकि वाई दरवाजा खोलता है। और आस्थावान पार्टी है, सब चीज को मान लो, वाई मत कहना। चिन्ह कैसे लगाया तुमने? तो आधुनिक जो प्रगति है उसका दरवाजा प्रश्नवाचक चिन्ह से जाता है, विज्ञान की तरक्की वहां से है। और जो इनकी सोच है वो थोड़ा सा पीछे की सोच है। हम पीछे के गौरव देने से कभी हम इनकार नहीं करते, लेकिन वो गौरव तक रहे। अतीत का सम्मान अलग बात है और अतीत का शासन अलग बात है। ठीक बात। अतीत हमारे पैर के नीचे मजबूत चट्टान बने और उस पे कदम रख के हम आगे बढ़ सकें तो अलग बात होगी। और वो अतीत की चट्टान हमारे सर पे ढोने के लिए शिला बन जाए तो ये अलग बात होगी। तो ये बोझा नहीं बनना चाहिए अतीत को। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो मैं अनुप जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब सरकार बनेगी, सब कुछ क्या आपको दिखता है, क्या उम्मीद अब आपको दिख रही है? देखिए कल इनकी बैठक है इंडिया ब्लॉक की, एनडीए की है और एनडीए की बैठक है। देखिए बैठकों में से क्या निकलता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही नजर आ रहा है कि फिलहाल शायद कांग्रेस जो है इस बात से सरकार बनाने के कदम से बचना चाहेगी, है ना। जैसे कहते हैं बॉल इन नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, है ना। और कि अब उनको हॉट वाटर्स में डालिए, उनके कोर्ट में बॉल डालिए, चलो चलाओ सरकार, तुम देखते हैं कैसे चलती है, कैसे सब चीज़ों को देखिए। बताया ना, वो धैर्य की बहुत जरूरत होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा मुस्कुराता चेहरा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा धैर्य हो, मनमोहन सिंह जैसा शांत स्वभाव हो, नरसिम्हा राव जैसा एक शांत स्वभाव हो, ऐसे लोग ही सब मिलजुल कर सरकार चलाते हैं। जो कम से कम मोदी जी के अंदर जो एग्रेशन है, जो एक वो है, तेजी है, वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले काम किया बाद में रिजल्ट के बारे में सोचा, तो वो सारी चीजें किसी मतलब गठबंधन सरकार को चलाने वाला गुण नहीं है। गुण नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार चलाने का गुण उनमें है। डॉक्टर साहब, आप क्या अपेक्षा आप करते हैं जो ये नई सरकार मोदी की आ रही है, क्या अपेक्षा करते हैं आप, अगर हम एक पॉइंट में आपसे बात करें? सर देखिए, इस समय सरकार ने जितना कर्जा उठा रखा है वो लोग कहते हैं पिछले 17 प्रधानमंत्रियों ने मिलके नहीं उठाया। देखिए, जो ब्याज का बर्डन था हमारे ऊपर वो सिर्फ 7-8% था। लगभग हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 20% ऐसा है जो हमें सिर्फ ब्याज चुकता करना। ये बहुत बड़ी रकम है। फिर हमने सब जगह से तो अपने रिजर्व निकाल लिए, 3 बार रिजर्व बैंक से रिजर्व निकाले जो उसके पहले किसी ने नहीं किया था। हमने ढेर सारे PSUs बेच डाले। बाय एंड लार्ज मार्केट से हमने मॉनेटरी फंड से पैसा लिया हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कुशलता से ये सरकार नहीं चली तो आज मोर्चे पे बहुत बड़ी विफलता इंतजार कर रही है, क्योंकि इमोशनल मुद्दों से आप रियलिटी की समस्याएं नहीं सुलझा सकते। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। यथार्थ के कदम से ही नापी जा सकती है। ठीक बात, ठीक बात, आपने बहुत अच्छे ढंग से बात की है। वो इकट्ठा कर सकते हैं। महंगाई तो मतलब नहीं रुकी, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने ठीक कही। तो अभी चर्चा हम कर रहे थे राज तिलक जी से, सुनील जी से, और जानने का प्रयास किए, तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत भी हुई है। अब हम अनुप जी आपका धन्यवाद देते हैं, सुनील जी आपका भी धन्यवाद देते हैं,
और हम यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।